नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी का भी स्वागत कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत जी, अभिनंदन है। नमस्कार। तो साहब, बिहार चले चलते हैं सीधे। कल रात वहां एक घटना हुई है। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो सत्तारूढ़ जनता दल यू के प्रत्याशी हैं मोकामा से। उन पर, उनके समर्थकों पर आरोप लगा है कि एक जन स्वराज के समर्थक दुलार चंद यादव की, जिनकी आयु 70 साल से ज्यादा थी, उनकी हत्या की है। हालांकि 3 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कम से कम अब ये नहीं कहा जा सकता कि लालू यादव के जैसा जंगल राज बिहार में है। अगर सत्तारूढ़ और जिस दल का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उस दल का कोई बाहुबली टिकट लेने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद अराजकता का परिचय देते हुए अपने विरोधी की हत्या करवा देता है या खुद गोली मारता है उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो जो लोग कहते हैं कि उनके जंगल राज और इनकी इन संगीन वारदातों में क्या अंतर है, तो मेरे विचार से सबसे बड़ा अंतर ये है कि उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अब अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है। वो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, अगर अपराध में संलिप्त है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। एक तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि अनंत सिंह वाले प्रकरण को लेकर के इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम चर्चा करेंगे इस बात की कि तेजस्वी यादव पटना में बैठ करके मौसम खराब होने का हवाला दे करके और हेलीकॉप्टर मेरा नहीं उड़ पा रहा है, तो टेलीफोन पर, अपने फोन पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 35 साल की एज है। उनसे आयु में ठीक 2 गुने से भी ज्यादा 74 साल के नीतीश बाबू, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हेलीकॉप्टर उनका भी टेक ऑफ नहीं हुआ, पर वो गाड़ी से निकल पड़ते हैं और 300-300 किलोमीटर तक जाकर के जनसभाओं में पहुंचते हैं, लोगों को मिलते हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हैं। तो कोई मुकाबला है क्या? तीसरी घटना, राहुल गांधी जैसा बेफिक्र आदमी मैंने तो कम से कम अपने पत्रकारिता जीवन में आज तक नहीं देखा। कोई टेंशन ही नहीं लेते हैं ये सज्जन, और इतने बेफिक्र हैं कि सारे नेता रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक एक बूथ तक पहुंचने की, उसको सुगठित करने की चिंता में मरे जा रहे हैं। और राहुल गांधी आराम से मछली पकड़ रहे हैं, तालाब में कूद पड़ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे बाइक मैकेनिक के पास कुछ खुरपेंच सीख रहे हों, या राजमिस्त्री के पास, या कुली का वजन अपने सिर पर उठा करके चल रहे हों, या ट्रक ड्राइवर से पूछ रहे हों कौन सा गियर कब लगता है और आपकी परेशानी क्या है, रोटी राटी का बंदोबस्त कैसे होता है। इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, और ये सब चीजें कौन कैमरों में कैद कर लेता है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया हैंडलों पर डालता है, ये बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी की पूरी टीम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी रहती है कि साहब देखिए कितने कैमरों के साथ वो चलते हैं और किस तरह वो कैमरा जीवी हैं। पर राहुल गांधी, ना ना, वो तो बिल्कुल कैमरा जीवी नहीं है। तो वो जहां भी जाते हैं, चाहे धान की रोपाई कर रहे हो माइक लगा करके, हर जगह कैमरों से दूर ही रहते हैं। तो आज जरा इस पर भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी एक्चुअल में कितने सीरियस हैं अपने राजनीति से, जो इतर की उनकी तमाम गतिविधियां होती हैं उनको लेकर के। राजनीति को लेकर के वो सीरियस नहीं है, ये तो बहुत साल पहले ही बिल्कुल साबित हो गया।
और उन्होंने अपनी पार्टी का किस तरह भट्टा बैठाया है, ये हमने और आपने सबने देखा है। तो मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले चलते हैं सीधे बाबा रामदास जी के पास। बाबा जी, राहुल गांधी को तालाब में कूदते हुए देख कर के और मछलियां पकड़ते हुए देख कर के आपको किस तरह की अनुभूति हुई? सर, मुझे तो बड़ी हंसी आई। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि राहुल गांधी को सलाहें देता कौन है। मतलब मैं पिछले कितने ही सालों से राहुल को देख रहा हूं, कभी वो कुलियों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो जलेबी बनाने लगते हैं, कभी वो किसी एक बार सुना ट्रेन के ड्राइवर के पास पहुंच गए थे, ट्रक ड्राइवरों के बीच में। तो आखिर ये सब करके ना वो क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं, या भारत की जनता को संदेश क्या दे रहे हैं? अच्छा, उनका जो उनके इर्द गिर्द जो मीडिया का जो इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात उनका गुणगान करते हैं, और सिर्फ गुणगान नहीं करते हैं, 2014 से लेके आज तक तकरीबन हर चुनाव में उनको वो थंपिंग मेजोरिटी से जिताते हैं, और सुबह काउंटिंग वाले दिन भी लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक जिता रहे होते हैं। वो लोग, आज मैंने देखा कुछ लोग तो सर नाच रहे थे खुशी से कि अरे वाह वाह वाह, राहुल जी जो है तालाब में कूद पड़े। तो मैंने उसके नीचे ना, एक सज्जन थे, एक चैनल है उसके नीचे, मैंने कहा ये बताओ कुछ 2-4 सीट भी आएगी? क्योंकि मैं तो ये सीरियसली देख रहा हूं कि इस बार 10 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छूने जा रही है। अच्छा, आज मैं एक और चर्चा में भाग ले रहा था, तो वहां पे एक सज्जन बता रहे थे कि अगर कांग्रेस नितांत अकेले भी चुनाव लड़ती तो महागठबंधन से ज्यादा सीटें जीतती। आई मीन, अभी महागठबंधन में जितनी वो जीतेगी उससे ज्यादा सीट जीतती, 240 सीटों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती और वोट शेयर बढ़ता। अब चूंकि चुनाव लड़ना है, अकेले लड़ना है, तो हर सीट पे, हर गांव में, हर बूथ पे एक संगठन तैयार होता और तभी पार्टी का रिवाइवल होता। कांग्रेस का मेन समस्या सर है कि आज ज्यादातर राज्यों में इनके पास संगठन नाम की चीज ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी में तो इतने स्टार प्रचारक हैं कि आप गिन नहीं सकते। आज की तारीख में पूरे बिहार में कौन प्रचारक है? राहुल गांधी तो 2 महीना गायब रहे, उनकी बहन गई, एक दिन में 2 सभा की, फिर गायब हो गई। इसके अलावा कांग्रेस का एक भी प्रचारक बता दीजिए, एक भी नेता बता दीजिए। जो जिन लोगों को टिकट मिला है वो अपनी अपनी सीट किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। सर, ये हमने पंजाब में देखा था। इतने सालों तक बीजेपी जो है वो अकाली दल की जूनियर पार्टनर बन के राजनीति करती रही। 23 सीटें उनको मिलती थी, उसी पे लड़ती थी। कभी 10, 12, 15, 20, 22, एक बार 21 सीट तक जीत गई थी। बाकी पूरे पंजाब में संगठन नाम की चीज ही नहीं थी। पिछले 5 साल से बीजेपी ने संगठन पे कार्य करना शुरू किया। हालांकि अभी भी आधे से ज्यादा सीटों पे बीजेपी के पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, पर संगठन बन रहा है, संगठन के लेवल पे कार्य हो रहा है और बूथ लेवल पे भी काम चल रहा है। और देखिए, किसी भी प्रदेश में संगठन बनाने में 10 से 15 साल का समय लगता है। तो तो कांग्रेस को भी चाहिए कि यूपी और बिहार में ये अखिलेश और तेजस्वी की पिछलग्गू पार्टी बनना छोड़ के इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े, संगठन बनाए, लोकल स्थानीय नेता तैयार करें, स्थानीय टीम तैयार करे। पर सर, वो उनको पता नहीं कौन सिखा देता है कि इस प्रकार के तालाब में कूद जाओ, है वो सिंघाड़े के खेत में उतर जाओ, मखाने के खेत में जुराब पहन के 1800 रुपए की सफेद जुराब पहन के मखाने के खेत में घुस जाओ। इस तरह वोट मिलते हैं क्या? और किसको बेवकूफ बना रहे हो यार तुम? हैं? आप राहुल गांधी की मेधा को और फैसले को सराहते नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भट्ट साहब,
सीन को जरा उलट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता अगर इस तरह मछली वछली पकड़ता हुआ दिखाई देता किसी तालाब में और नाव में से कूदता हुआ दिखाई देता, तो जो आज राहुल गांधी को सराहा रहे हैं, कंधे पे रख करके नाच रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, उनके सुर क्या होते अगर कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस तरह मछली पकड़ता हुआ पाया जाता? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बुनियादी फर्क है, मूल अंतर है, मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक सीपीआई, सीपीएम, ये पार्टियां एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती हैं, संस्थागत तौर तरीके में एक ढांचे में काम करती हैं। वहां पे कोई पैराट्रूपर नहीं होता है कि वो आसमान से कूदा और सीधे जो है मुख्यमंत्री बन गया या सीधे कैबिनेट मंत्री बन गया केंद्र में, राज्य में। वहां ये सिस्टम है ही नहीं। सीपीएम का कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता अपने अपने बेटे को एमएलए, एमपी बनवा सकता है, मंत्री बनवा सकता है, लेकिन वो जो है वो अपने बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बनवा ले, फिर अपने पोते को बनवा ले, ये वहां संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका ढांचा संस्थागत है। वो एक उस व्यवस्था, उस सिस्टम से चलते हैं। दूसरा फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय संस्कारों, भारतीय प्राचीन मूल्यों, मान्यताओं में है। कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, और जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे, राम मनोहर लोहिया कहते थे, ये तो अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं, उन जैसे ही हैं। तो 1885 में बनी है कांग्रेस। इसको एक अंग्रेज ने बनाया था, जो इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उसके बाद 7 कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने जो है प्री इंडिपेंडेंस, जो कॉलोनियल औपनिवेशिक संस्कारों को बहुत सहेज के रखा हुआ है आज भी। तो ये बीजेपी में संभव नहीं है। और बीजेपी में, पार्टी में, या जनसंघ में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जनता पार्टी में 1977 में भारतीय जनसंघ के 98 एमपी थे, और 3 राज्यों में जनसंघ के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। तो उनका एक काम करने का तरीका है। और दूसरी बात जो है, जो बीजेपी को सबसे अलग करती है, आरएसएस एक अपने आप में मूवमेंट है, एक आंदोलन है, और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। तो उस मूवमेंट का जो मिशन है, उस मूवमेंट के जो मूल्य हैं, उस मूवमेंट के जो लक्ष्य हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता काम करती है। और उस मूल्यों में, उस लक्ष्यों में, उन आदर्शों में, बीजेपी उन टारगेट्स में कहीं भी भारत राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्र से लड़ना, राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना, वेंडलाइज करना, या सनातन धर्म को गाली देना, वो उसमें शामिल नहीं है। उनके एमपी 2 हो, 4 हो, 40 हो, लेकिन जो संगठन का उनका अपना काम करने का जो उनका एक तयशुदा जो एक पैटर्न है, जो कार्य पद्धति है, वो संगठन के लिए उसी तरीके से रोज काम करते हैं, महीने में एक बार बैठक करते हैं, और फिर और साल में 3 बार जो है बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी होती है। तो वहां सिस्टम है काम करने का, उसके अनुसार वो काम करते हैं, और उसमें जनसंपर्क है। यहाँ पे जो बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाती तब उनकी यहाँ हरकत होती है, तब उनके कार्यालयों में बड़ी भीड़ होना शुरू हो जाती है। और तो कांग्रेस को जो है संगठन बनाने के लिए पहले तो ये तय करना होगा कि आप किस देश की पार्टी हैं। आप पार्टी भारत देश की हैं, आप पाकिस्तान की हैं, या जॉर्ज सोरोस की पार्टी हैं। और आपको जो देश का, दुनिया का नाश करने वाला जो सांस्कृतिक जो मार्क्सवाद है, कल्चरल मार्क्सिज्म, या जिसको वोकिज्म कहते हैं, आपको उस पर चलना है। क्या करना है आपको? तो राहुल गांधी ने आज जो है कांग्रेस को पूरी तरीके से अर्बन नक्सल की पार्टी बना दिया है। हमने घनघोर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस बन गई है। तो जब आपकी टॉप लेवल पे लाइन और लेंथ तय नहीं है, आपके लक्ष्य तय तय नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो साफ साफ कैटेगरी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र है। और भारत में बाकी सारी पार्टियां, इंक्लूडिंग जो बीजेपी के एलाइज हैं, उनकी पार्टियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अपना परिवार है। आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अकाली दल हो, डीएमके हो, टीडीपी हो, कोई पार्टी हो। तो पहले तो यही आप तय कर लिए कि, तो जब जब कांग्रेस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता ना तो राष्ट्र है, ना तो पार्टी है, केवल परिवार है,
तो ऐसी स्थिति में संगठन को मजबूत करने और तेज करने और पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा जनता के बीच में ले जाने, जनता का समर्थन प्राप्त करने और जनता को गोलबंद करने, जनता को मोबिलाइज करने की कभी बात ही नहीं होती। तो जब जनता के बीच में नए मुद्दों को ले जाके गोलबंद करने की बात ही नहीं होती, तो संगठन कहाँ से बनेगा? अरे भाई, राजनीतिक दल जो है वो संघ लोक सेवा आयोग नहीं है जहां पे आपने भर्ती का विज्ञापन निकाला और 10,000 लोग भर्ती कर लिए। पार्टी के लिए काम करने वाले लोग जो है सरकारी बाबू नहीं होते हैं। पार्टी के लोगों का एक एक अपना अलग टेम्परामेंट होता है, एक अपना एक मयार होता है, एक मूड होता है, एक अपना एक उनका सोशल बेस होता है, एक अलग तरह का उनका माइंडसेट होता है। वो हर प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल स्थिति हो, संगठन के लिए, संगठन की विचारधारा के लिए समर्पित लोग होते हैं, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टियों में या बीजेपी में है। ऐसे लोग कहाँ हैं? कांग्रेस के लोग आज से 35 साल पहले जब वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो एक बड़े नेता कांग्रेस के कहते थे कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो और जब इलेक्शन के समय, तो जिस नेता के यहाँ जाते हैं तो गाड़ी को बहुत दूर पहले रोक लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर को मालूम है कि यहाँ पे ये टिकट मांगने गए हैं। अगर उसको मालूम हो गया तो अगले चुनाव में टिकट मांगने वो भी इसी घर पे आ जाएगा। तो वहां तो सारी राजनीति है कि बस किसी से टिकट पाओ। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी आप कितनी भी बुराई कर लें, भारतीय जनता पार्टी में भी अंततः जो है इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट ही अंततः जो है निर्णय करता है टिकट किसको मिलेगा। ये बीमारी बीजेपी में भी आ गई है, लेकिन फिर भी संगठन का बहुत दखल भारतीय जनता पार्टी में है। मैं कहूंगा 100% है। और ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि आरएसएस तय करता है या अमित शाह कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। स्टेट लेवल का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो स्टेट लेवल का संगठन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अंततः चुनाव की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। फिर और वो अगर कह रहा है कि बाबा रामनिधि दास जी को टिकट दिया जाए, तो फिर ये भी कल उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई चुनाव क्यों हार गए। तो कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं है संगठन, तो मजबूत कहां से होगा? बिल्कुल जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है बाबा जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में एक रोड शो था। हालांकि बहुत लंबा रोड शो नहीं था, यानी घंटों का नहीं था, कुछ मिनट का था, कुछ अवधि का था। लेकिन पटना और आसपास की करीब 6 विधानसभा सीटों पर माना जा रहा है कि इसका असर होगा। एक बात ये होती है कि जब ऐसे रोड शो होते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को वहां तक ले आया जाए या एक भीड़ दिखा दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो में हम लोग ये देखते हैं कि जो दोनों तरफ के घर होते हैं, किसी रोड रोड के जो साइड वाले दोनों तरफ के घर होते हैं, उनके उनकी खिड़कियां, उनके दरवाजे खुल जाते हैं। वो अपने उसमें आ जाते हैं। कोई थाली में दिए सजा करके उनकी आरती उतारने लगता है, और कुछ चेहरों पर जो भाव आते हैं, वो जुटाई हुई भीड़ के चेहरे पर तो भाव कभी नहीं आते हैं। एक अलग तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दीवानगी दिखाई देती है, और एक समर्पण का भाव भी दिखाई देता है। उनके प्रति जो लोगों के मन में एक सम्मान है, वो दिखाई देता है। पर मेरा सवाल आज कुछ दूसरा है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, ये तो हम सब जानते हैं, और देश विदेश की बहुत सारी ताकतें हैं जिनको फूटी आंखों नरेंद्र मोदी सुहा नहीं रहे हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा खतरा अगर नरेंद्र मोदी को है तो वो इस तरह के भीड़ भड़क्के वाले रोड शो में ही है। उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारे सुरक्षा बल, एसपीजी, हमारे टॉप लेवल के एनएसए, डोभाल साहब से लेकर के आईबी, रो, सब लगे हुए रहते हैं। और जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का रोड शो निकलना होता है, उसके घरों, उनके छतों पर, होटलों पर, वहाँ जितने भी सराय से लेकर धर्मशालाएं तक सब खंगाली जाती हैं।
और बहुत बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन को जो है वो उस पर रखा जाता है निगरानी पर। फिर भी क्या आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए, और अल्टीमेटली जिस भी गठबंधन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए? सर बिल्कुल, ये जो आपने जो बताया है, जो ये खतरे हैं, ये तो वाक़ई हैं और बड़े रियल हैं। और सर, पर एक बात है, यदि कोई उतारू हो जाए और अपनी जान की परवाह न करे, तो किसी भी किस्म की सुरक्षा, किसी भी नेता की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, यदि जो हमलावर है, वो अपनी जान की परवाह न करे तो। तो सर देखिए, रिस्क तो हैं, और आई थिंक मोदी जी जो हैं वो तो दुनिया के सबसे ज्यादा जो थ्रेट परसेप्शन है उसमें सर्वाधिक ज्यादा रिस्क लेके चलने वाले नेता हैं इसमें तो। और उनके पीछे तो पूरा का पूरा डीप स्टेट पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं जो कि उनकी वजह से डिस्टर्ब्ड हैं। बहुत बड़े बड़े देशों का और उनकी पूरी इकोनॉमी का अस्तित्व संकट में आया हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे ऐसे तत्व हैं जो कि किसी भी कीमत पे उनको रास्ते से हटाना चाहेंगे। और भारत जिस जिस स्पीड से बढ़ रहा है और जो ग्रोथ रेट है हमारी और जो ग्रोथ स्टोरी है, आने वाले 10 सालों में भारत आने वाले उसमें तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनने की ओर अग्रसर हैं बहुत तेजी से। और इसके अलावा हम मिलिट्री पावर बन रहे हैं, नो सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, हम मिलिट्री पावर बन रहे हैं पूरी दुनिया की। तो मोदी जी पर रिस्क है और निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ा टास्क होता होगा सुरक्षा एजेंसियों के सामने मोदी जी की सुरक्षा करना। हालांकि मोदी जी खुद बहुत संजीदा है और वो कभी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ समझौता नहीं करते हैं। जो मूर्खताएं राहुल गांधी करते हैं, हालांकि थ्रेट राहुल गांधी पे भी कम नहीं है, खालिस्तानी और एलटीटीई वाले और दुनिया भर के और संगठन उनके निशाने पे राहुल जी भी हैं, पर वो अपनी सुरक्षा को लेके संजीदा नहीं है। 2-2 महीने गायब रहना, बिना सुरक्षा के गायब रहना, बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल को बताए हुए गायब हो जाना। अच्छा, यही यही काम इनके पिताजी करते थे। जब इनके पिताजी पूरे साउथ में घूम रहे थे, तो जब मना किया गया था कि अरे भैया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था। सुरक्षा बलों, जो उनके सुरक्षा चक्र है उसकी बात मानने से, और अंत में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो सर निश्चित रूप से मोदी जी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मोदी जी इस बात को समझते हैं। पर सर ये चलिए सर, ये ईश्वर के हाथ में है सब कुछ, बाकी तो पर राष्ट्र के लिए सर इतनी बाबा तो जी, करना ही। नवंबर 2013 में जब मोदी जी इलेक्शन के पहले गांधी मैदान में जनसभा को एड्रेस कर रहे थे, तो वहां बम ब्लास्ट भी हुआ था, याद होगा आपको। जी जी पटना में हुआ था, जी। गांधी पटना में मैदान में। इसके हुआ था, बावजूद वहां पर रेलवे स्टेशन पर भी हुआ उसी समय, और जी हाँ पटना जी की जनसभा में भी हुआ। इसके अलावा 5 जनवरी 2022 को जब फिरोजपुर जा रहे थे पंजाब में, हाँ, उनकी वहां भी जान लेने के लिए कोशिश की गई थी, साजिश रची गई हाँ, थी। और वाराणसी में जब रोड शो कर रहे थे तो एक जूता फेंका गया था उनके ऊपर। हाँ, उस समय हाँ। भी सिक्योरिटी को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई थी। मेरा कंसर्न केवल ये है कि दिन में आप रोड शो कर लें फिर भी समझ में आता है, लेकिन अंधेरे में, शाम के समय, हाँ, जब बिल्कुल नहीं लोगों होना की चाहिए। तरह अंधेरा हो जाए, तब आपको, क्योंकि लोगों की अब सारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी पर टिक गई हैं, और जिस तरीके से देश का वो कायाकल्प कर रहे हैं, इसको लेकर के भी तो बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि कम से कम अंधेरे के समय वो रोड शो ना करें? जी, भट्ट साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और ये जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके बाद से लगातार जो ट्रम्प की बयानबाजी हो रही है, आज करीब 6 महीने हो गए हैं,
और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल में चीन गए थे पिछले महीने, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संग एक गाड़ी में बैठ के लगभग 50 मिनट बातचीत की, और पुतिन ने गाड़ी में बैठ करके 15 मिनट से अधिक पीएम मोदी का वेट किया कि वो आ जाए। तो उसको लेकर के भी आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें, बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। और खुद प्राइम मिनिस्टर जब चीन से लौट के आए थे, तब उन्होंने दिल्ली में एक किसी कार्यक्रम को एड्रेस करते हुए कहा था कि आप ताली किस लिए बजा रहे हैं, कि मैं गया था या मैं लौट आया। तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर की इस टिप्पणी से भी चीन में पीएम की सुरक्षा को लेकर जो खतरा हो रहा है उसको बड़ा बल मिला। और दूसरे बांग्लादेश में एक सीआईए का ऑफिसर था जो बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में मृत पाया गया, और जिस तरीके से अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने आनन फानन में उसकी बॉडी का बिना पोस्टमार्टम किए उसकी बॉडी को तुरंत फ्लो कर दिया वापस बैक टू अमेरिका, और जिस तरीके का षड्यंत्र चल रहा था बांग्लादेश में। तो ये सारे जो 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 ऑस्निट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उससे ये लगता है कि जो भी बात सत्य हो या कितनी सत्य है कितनी नहीं है, खतरा तो है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को खतरा तो देश में ही है, हमेशा से है, आज से नहीं है, 2002 से है। और अब जो जो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बदला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और जिस तरीके से पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जो अमेरिका के सामने आंख में आंख डाल के खड़ा हुआ कि हम तुम्हारी शर्तों पर कोई डील नहीं करेंगे, और कुछ भी कर लो, हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर आपके लिए नहीं खोलेंगे। अरे चीन तक तैयार हो गया कि भैया सोयाबीन अब हम अमेरिका का खरीद लेंगे, करीब जो है 30 लाख टन के आसपास वो आने वाले 1 साल में खरीदेगा। भारत ने कहा कुछ भी हो जाए, हम आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, हम किसी भी किस्म के आपके आपके मक्का को, सोयाबीन को या आपके आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को हम नहीं लेंगे। और पीएम ने यहां तक कह दिया था, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरी, ये चारों चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 50 करोड़ लोग इसके ऊपर निर्भर हैं, और भारत ये इस तरीके का कोई निर्णय कभी कर ही नहीं सकता, और ये लड़ाई बहुत पुरानी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि और पीएम ने खुद ही जो है अब देश के बाहर दौरे बंद कर दिए हैं। जी जिनपिंग भी दौरे पे कम जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन भी बहुत कम जाते हैं, और यही 3 देश हैं जो अमेरिका के निशाने पे हैं। तो ये बात निश्चित तौर पर जो है बहुत गंभीर विषय है। लेकिन हमारे पास तो कोई सरकार के अंदर की सोच क्या है वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जितना पब्लिक डोमेन में है और जो पीएम ने स्वयं कहा है, उसी के आधार पे जो मैंने ऑस्निट की बात करी है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, दैट टेल्स द स्टोरी कि दैट यस देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जी हालांकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर महादेव की बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन कोई भी चुनाव या कोई भी 4, 6, 10 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान से कीमती नहीं हो सकती, महत्वपूर्ण नहीं हो कभी नहीं, सकती। कभी नहीं। और ये बीजेपी पार्टी को भी समझना होगा। ये जिस राज्य में चुनाव होता है उनको भी समझना पड़ेगा, और खुद अरे बंगाल का प्रधानमंत्री चुनाव आने वाला है सर, बंगाल आने वाला है, वो तो और ज्यादा ही जोखिम भरा है। बिल्कुल। तो ये कंसर्न है, ये ऊपर तक जाना चाहिए, पीएमओ तक और होम मिनिस्ट्री तक जाना चाहिए, हमारी चिंताएं भी और लोगों की चिंताएं भी, और इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, अगले विषय पर बढ़ते हैं। अनंत सिंह बाहुबली जेल यात्राएं कर चुके हैं, अनेक आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर हैं। उनको टिकट दिया जाना जदयू की तरफ से, और टिकट मिलने के बाद उन्होंने जो कांड किया, दुलार चंद यादव, उनकी जिस तरीके से निर्ममता पूर्व हत्या की गई, और उसमें अब अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, और उनके दूसरे गुर्कों की भी 80 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं बाबा जी। हाँ,
ठीक है, आप लालू यादव के जंगल राज की तुलना भले ही नीतीश कुमार के शासन में हो रही संगीन क्रिमिनल वारदातों से ना करें, आप उनके जंगल राज की बात करें, पर ऐसी स्थितियां ही निर्मित आखिर क्यों होती हैं? दूसरे, ये कहा जा रहा है कि भाई भले ही वो नीतीश बाबू के पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे, पर उनका नाम अगर आया है एफआईआर में और इन्वेस्टिगेशन में, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है, यानी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पर यह भी तो एक तरह का संरक्षण ही है कि आप इतने हीनियस क्रिमिनल को, भले ही वो एमएलए रहे हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं। सर देखिए, जहां तक तो टिकट की बात है, इसके लिए मैं पॉलिटिकल पार्टी को उतना दोषी नहीं मानता हूं जितनी वहां के इलेक्टोरेट को मानता हूं। आप एक अपराधी को पिछले 30 साल से लगातार जिताते आ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता, वहां का वोटर दोषी होता है। पहली बात, मैंने ऐसे बहुत से केसेस में देखा है कि बहुत शरीफ, बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार नेता जो कि एमएलए है, मिनिस्टर है क्षेत्र में, और पिछले 20-25 साल से उस क्षेत्र की सेवा कर रहा है और एज ए मिनिस्टर इसने बहुत शानदार काम किया है, उसको जनता ने चौथे स्थान पे पहुंचा दिया है। और एक महाभ्रष्ट, पहली बार टिकट लेकर आए हुए महाभ्रष्ट व्यक्ति को थंपिंग मेजोरिटी से जिता दिया है। तो सर इसके लिए तो ये जनता दोषी है ना। इतना ईमानदार नेता जो सचमुच अपनी पॉलिटिक्स को मिशन समझ के, सेवा समझ के सचमुच कार्य कर रहा है। तो सर देखिए, ये पहली बात, ये जनता का दोष है कि वो ऐसे गुंडों को जिताती है। और दूसरी बात सर, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, मैं ये मानता हूं कि ये यूपी में भी जो शांति दिखाई दे रही है, इट इज टेम्परेरी। मैं कहता हूं आज अखिलेश की सरकार आने दीजिए, 1 घंटे में जंगल राज न लौट आए और पूरी वेंजियंस के साथ, और पिछली बार की तुलना में 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इसी यूपी में, इसी लखनऊ में आपको जंगल राज देखने को मिलेगा। क्योंकि जो 10 साल से जो भूखे बैठे हैं ना, ये तो टूट पड़ेंगे लूटने के लिए। यही हाल बिहार में होना है सर। लखनऊ, यूपी में तो बाबा ने फिर भी काफी सफाई कर दी है, काफी। तो मैं नहीं मानता कि बिहार में सफाई भी है। बिहार में सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं बाहुबली। जैसे ही भगवान न करे अगर तेजस्वी की सरकार आ गई ना, 1 घंटे बाद आप नंगा नाच देखिएगा, फिर वही 1990 वाला जंगल राज बिहार में ना आ जाए। और मोकामा में जो उस दिन हुआ है, उससे बदतरीन जंगल राज क्या होगा आप बताइए ना। सरे आम हजारों लोगों के बीच में एक आदमी को पकड़ के एक बाहुबली को एक दूसरे बाहुबली ने पहले पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, उसके बाद गोली मारी, उसके बाद रॉड निकाल के सरेआम रॉडों से पीटा, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी। अब जंगल राज इससे बड़ा क्या होगा? और ये नीतीश बाबू के राज में हो रहा है। तो सर ये सब कहने की बातें हैं, इनका सिर्फ एक ही उपाय है। बाबा ने काफी हद तक वो उपाय किया है, परंतु बात है ना, अखिलेश जैसे लोग नए पैदा कर लेंगे ना। पुराने गुंडे मर गए, अखिलेश को आने दीजिए सर, 1 साल में 1000 ऐसे नए गुंडे पैदा कर देगा वो। तो सर ये तो है, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है जी। अरे बाबा जी, काहे बाबा मरिए, काहे बैल बिकई हैं। क्या सर, क्या आप दोबारा बोलिएगा? काहे बाबा मरिए, काहे बैल बिकई हैं। अच्छा। ये पावर टावर में नहीं आने वाले। ये बस सपना देखिए, वहां तो पूरी आपको फ्रीडम है, इससे आगे नहीं है। और यूपी में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ चढ़ रहा है, उससे उनकी और अगर बहन जी ने 15% का वोट शेयर क्रॉस कर लिया, तो समाजवादी पार्टी का डब्बा गोल। नहीं, उतना ही नहीं सर, बिहार ने एक बहुत गजब का लक्षण ये दिया है कि वो जो ओवैसी की जो बात है ना,
कि 2.5% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और हम लोग क्या सिर्फ दरी उठाने के लिए हैं। सर, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है बिहार में मुसलमानों पे, और ये यूपी वाले भी इस पे गर्दन हिला रहे हैं। तो ये तो आपने सही कहा एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।